नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेन मेहमान सिकता जी बहुत दिनों बाद वापसी की है, पहली बार हमारे शो में, और झारखंड से अभी होके आई जहाँ पे चुनाव चल रहा है। अखिलेश सर, पुर्णेंदु जी, पीडी सर और विचित सर, कुछ ही देर में बाबा भी ज्वाइन करेंगे, कुछ ही देर में हमारी कॉफी भी आएगी। तो पहले आपको सिकता जी, क्योंकि आप झारखंड से होके आई, आज का विषय हमारा है कि झारखंड के चुनाव में मुस्लिम फैक्टर बहुत हो गया है और एक आदिवासी फैक्टर, दो फैक्टर तो है ही वहाँ पे। कहा यह जा रहा है कि 15% जो गरीब मुस्लिम है, 26% जो झारखंड में आदिवासी हैं, तो यही मेन वोट बैंक रहा है कांग्रेस और जेएमएम का। इस बार बीजेपी मुस्लिम फैक्टर खेल रही है, मुसलमानों को लेकर बयान आ रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों को वापस भेज देंगे, अवैध मुसलमानों को। फिर जब सीएम साहब कहते हैं कि भाई बॉर्डर पे तो आप ही किए हैं, बीएसएफ वाले तो आपने वहां क्यों नहीं पकड़ा, अब यहाँ पे आके मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। रिसेंटली एक वीडियो भी देखा है कि इसमें एक हिंदू कह रहा है कि हम मुस्लिम विधायक के पास गए गांव का कुआं मांगने के लिए, तो उसने कहा कि हिंदुओं को नहीं देंगे। तो निशिकांत दुबे, इन्होंने ट्वीट किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का आता है, सवाल है कि जब आपके इसमें आता है 3 बार के आप सांसद हैं, तो बन क्यों नहीं पाया। तो हेमंत विश्व शर्मा एक मुस्लिम एंगल भी खेल रहे हैं। क्या वहाँ के चुनाव में आपको लगता है कि इस बार इनको लगता है कि आदिवासी हमारे साथ अगर नहीं भी आते तो गैर आदिवासियों और मुसलमानों को अलग कर देंगे, तो जेएमएम का जो वोट शेयर है कांग्रेस का वो कम हो जाएगा, बीजेपी इसी बहाने होप कर रही है एक वापसी करने। तो जो घुसपैठ का जो मामला है और उसको लेकर जो डेमोग्राफी में बदलाव की बात बीजेपी लगातार जब से उसने अपना कैंपेन वहाँ लॉन्च किया है, इसकी बातें वो बीजेपी कर रही है। और अपने जहाँ उसके पॉकेट्स हैं, जो उसके गढ़ हैं, चाहे वो शहरी इलाका ख़ास तौर से जो अर्बन सेंटर्स है, वहाँ पर ये ज़ोर शोर से बीजेपी उठा रही है और ये वहाँ के लोगों को पर रेजोनेट भी कर रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि जो अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पर आदिवासी हैं, जहाँ आदिवासी वोट मायने रखता है, आदिवासी वोटर मायने रखता है, क्या उसके लिए ये मुद्दा है। और जिस तरह से अलीजेंस या फिर लॉयल्टी मैंने वहाँ पर देखी झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर आदिवासियों की, वो अभी पेनिट्रेट ये मुद्दा आदिवासी वोटर्स में तो नहीं कर पाया है। भले ही हम निशिकांत दुबे से भी मिले थे अपने इस चुनाव कार्निवल के दौरान, वो हमारे शो में भी आए थे। उन्होंने ये मुद्दा हमारे उस प्लेटफॉर्म पर भी उठाया था कि किस तरह से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से बाबूलाल मरांडी कहते आए हैं। और अगर टारगेट हेमंत बिस्वा शर्मा को अगर इस वक्त जेएमएम कर रही है या इंडिया ब्लॉक कर रहा है, तो ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी ये मुद्दे उठाते रहे हैं वहाँ पर ज़मीन पर, लेकिन ये सुनाई नहीं दिया था यहाँ पर नेशनल लेवल पर। लेकिन अब ये देखना होगा कि वाकई क्या आदिवासी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पेनिट्रेट इंडिया ब्लॉक इतना कर पाई है आदिवासी बहुल इलाकों में या आदिवासी सीटों में। तो वो रेजोनेट करता तो जब हम ट्रैवल कर रहे थे, हम कोल्हान में भी गए, हम संथाल में भी गए, लेकिन ये मुद्दा मुझे जहाँ बीजेपी पॉकेट्स हैं, जहाँ बीजेपी हावी है, जहाँ पर अर्बन सेंटर्स हैं, वहाँ ज़रूर इसकी बातें हो रही हैं। अर्बन जो झारखंड के लोग हैं, अर्बन वोटर्स हैं, वो ज़रूर इस पर बात कर रहे हैं कि देखिए बीजेपी जो बातें कह रही है इसमें एक हकीकत भी है और इसमें ये बदलाव हम देख रहे हैं डेमोग्राफी में ज़मीन पर। लेकिन आदिवासी इसको फ़िलहाल एक्सेप्ट करने के तौर पर दिखाई तो नहीं दे रहे अश्विनी। क्योंकि बाकी जो बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं, जो संथाल परगना जो आदिवासी बहुल है, कह रहे हैं वहाँ पे भी देखिए आप मुसलमानों की संख्या बढ़ रही जो अवैध तरीके से हमारे देश में आए। मैं पीडी सर आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जब बॉर्डरिंग स्टेट्स का इलेक्शन होता है, चाहे असम की बात हो, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, बीजेपी के उसमें हिस्से में पता नहीं अपने आप ही, अगर आप बंगाल का इलेक्शन याद करिए, वहाँ देखिए सीए की बात हुई, एनआरसी की बात हुई, यहाँ आए तो वहाँ पे भी बात होगी कि भाई हम सीए लेके आएंगे लेकिन आदिवासियों को छोड़ देंगे, मुसलमानों को बाहर कर देंगे जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। ये अब क्या बॉर्डरिंग स्टेट होने के कारण यहाँ पे ऑटोमेटिक एक बीजेपी को मुद्दा मिल जाता है चुनाव में अपोजिशन को घेरने का? देखिए, बॉर्डरिंग स्टेट का मामला तो नहीं है। बीजेपी जहाँ भी जाती है वो इन तमाम मुद्दों को उठाती है और उसको मालूम है कि वहाँ की जो गूंज है वो इन इलाकों तक भी, जो उसका आधार है, क्षेत्र है, वहाँ भी पहुँचेगी। जैसे धारा 370 है, मान लीजिए, उसको झारखंड, बिहार और यूपी से क्या मतलब है, लेकिन पता चलेगा कि धारा 370 पे जितना उत्पाद कश्मीर में होता है उससे कम इन इलाकों में नहीं होता है। वो भी बीजेपी के लिए यहाँ वोट जुटाने का मामला है। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, देखिए, शहरी झारखंड में बीजेपी का हमेशा से एक जनाधार रहा। अरसे तक वहाँ से, जैसे रांची शहर से बीजेपी के विधायक थे ननी गोपाल मित्रा, जीतते रहे, बाद में राम टहल चौधरी जीतते रहे। इनको अगर टक्कर दी तो कांग्रेस के साथ झारखंड के ओबीसी नेतृत्व ने दी, जिसमें शिव प्रसाद साहू थे, धीरज साहू जो हाल में फंसे, बाद में शिव प्रसाद साहू
ने बीजेपी कांग्रेस छोड़ा भी, ये सारा कुछ हुआ, लेकिन एक बड़ा पॉकेट और वो ईसाई मिशनरीज के समानांतर वहाँ खड़ा हुआ है जो बीजेपी समर्थकों का, थोड़े कट्टर हिंदूवादियों का कहा जा सकता है, लगातार वो है, और एंटी मुस्लिम कार्ड वहाँ चलता रहा है। इस बार जिस तरह घुसपैठियों का मामला बनाया जा रहा है, एनआरसी और सारा कुछ उठाया जा रहा है, वो इसलिए भी है कि इस बार बीजेपी को लग रहा है कि आजसू के साथ बाकी लोगों के साथ, अच्छा आदिवासी भी वहाँ दो तरह के हैं, एक जो ईसाई आदिवासी हैं, ईसाई आदिवासी भी हैं जो पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ हैं। इनको जो जिन आदिवासियों को ये हिंदू आदिवासी बताते हैं, हालांकि आदिवासियों का एक बड़ा तबका है जो मानता है कि वो उस तरह से हिंदू नहीं है, लेकिन जिनको ये हिंदू बताते हैं, जिनकी परंपराओं में वो आते जाते हैं, कई त्यौहार जो अब जैसे कर्मा है वो गैर आदिवासी त्यौहार हो चुका है आदिवासियों के मनाए जाने के बाद भी, या सरहुल है उसमें बड़े पैमाने पे गैर आदिवासी हिस्सा लेते हैं। तो दिवाली और होली में जैसे आदिवासी लोग हिस्सा लेते हैं, रामनवमी में आदिवासी लोग बड़े पैमाने पे हिस्सा ले लेते हैं। तो ये जो मिला जुलापन है झारखंड का, जो उसका एक मेट्रोपॉलिटन कल्चर बनाता है, जिसमें बंगाल के लोग भी, बंगाली भी शामिल हो जाते हैं, ईसाई मिशनरीज के चलते दूसरे भी शामिल हो जाते हैं, उत्तर बिहार के लोग भी शामिल हो जाते हैं, और राजधानी बनने के बाद एक बहुत बड़ा तबका जो बाहर से आया है, जो नए अंग्रेजी स्कूलों में जिसकी नई पीढ़ी की शिक्षा दीक्षा हुई है, उसको एक महानगरीय टच देता है। क्या बीजेपी का जो मुद्दा है मुस्लिम कार्ड वाला, बीजेपी के पॉकेट तक में तो जाएगा, उसके आगे वो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं लगती है मुझे। ये ज़रूर है कि उससे जो मतलब प्रधानमंत्री के स्तर पे बात कहना, वो छोटे नेता तो तमाम वक्तव्य देते रहते हैं, खुद प्रधानमंत्री जाके इस तरह की बात करते हैं, तो शायद वो झारखंड के आगे भी अपने चुनाव को देखना चाहते हैं। वो एक बीजेपी की चुनी हुई लाइन है जिस पे वो चल रहे हैं। अखिलेश सर, एक सवाल ये पूछना था कि हमने पिछला लोकसभा विधानसभा चुनाव देखा तो रघुबर दास मुख्यमंत्री का चेहरा थे, मुख्यमंत्री भी थे और वो बाद में चेहरा थे, तो वो पहली बार प्रयोग था बीजेपी का नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन वो अगले बार प्रयोग फेल रहा, वो हार गए, उसके बाद उनको राज्यपाल बना के भेज दिया। तो क्या इस बार भी आपको लगता है कि जो वो गलती हुई थी वो दोहराने की कोशिश ना करके बीजेपी पूरा फोकस करे कि आदिवासी जो हैं उनको टारगेट करो और आदिवासियों में भी बांट दो कि देखिए ये जो मुस्लिम आए हैं वो आपका हिस्सेदारी खा रहे हैं। बीजेपी ने ये भी कहा है कि जो गैर आदिवासी लड़कियों शादी कर ली है वहाँ आदिवासी लड़कियों से, जिन्होंने उनकी ज़मीनें ले ली, उनको भी हम वापस भेजेंगे। तो ये एक तरीके से है कंसोलिडेट करने की कोशिश है। जो सर ने कहा कि अर्बन सेंटर्स में मुस्लिम के खिलाफ बयान देंगे तो वोटों का कंसंट्रेशन होगा जो बीजेपी के लिए फ़ायदा होगा। तो ये पूरी कवायद क्या आदिवासी वोट को गेन करने की जो पहले उन्होंने छिटक गए थे उनसे? जी बिल्कुल, देखिए आदिवासी जो है वो शुरू से बीजेपी के लिए कमज़ोर नस्ल रहे हैं। अगर आप गुजरात की देखें, मध्य प्रदेश देखें, हाँ, झारखंड देखें, लेकिन उलट हो गया। लेकिन तो बड़े लंबे समय तक बीजेपी और खासतौर से संघ परिवार आदिवासी क्षेत्रों में काम करता है। विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण परिषद के जरिए बहुत लंबे समय तक काम किया है और कोशिश ये थी कि जो ईसाई मिशनरियों का प्रभाव है आदिवासियों का उसको कम किया जाए, उसको बल्कि न केवल कम किया जाए बल्कि उल्टा जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे ये जो संस्कृति है उससे दूर हो रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं और इन पे जो विदेशी प्रभाव आ रहा है इसके चलते ये देश के लिए ठीक नहीं है। ये बीजेपी की सोच रही है। तो गुजरात में इसमें काफ़ी लंबा काम किया और इसका परिणाम भी बीजेपी को मिला है, क्योंकि हाँ, आदिवासी सीटों पर काफ़ी बीजेपी सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, क्लीन स्वीप किया। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी बीजेपी को इसका फायदा मिला। अब झारखंड की अगर हम बात करें तो ये कमज़ोर नस्ल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कोल्हान और संथाल की बात करें झारखंड में, तो जो सीटें हैं यहाँ पर बीजेपी 32 में से केवल 4 सीटें जीत पाई थी, विधानसभा सीटें यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जेएमएम को बड़ा फ़ायदा यहाँ पर मिला इन दोनों ही आदिवासी इलाकों में। संथाली है जेएमएम के जो बिल्कुल हैं, और शिबू सोरेन तो माने जाते हैं ना, डिशुम गुरु उनको बोलते हैं। और जो पूरा जेएमएम झारखंड बनाने का जो आंदोलन था उसकी तो अगुवाई उन्होंने की थी, जब बिहार को बंटवारा करके झारखंड बनाने की बात थी, तो उनको उसका फायदा सीधे तौर पर मिला। लेकिन वही शिबू सोरेन जो अपना खुद का चुनाव भी हार चुके हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, तो ये कोई गारंटी नहीं होती है। समय परिस्थिति के हिसाब से लोगों की प्राथमिकताएं बदलती है। कोई भी ये मान कर नहीं चल सकता कि हमारी जेब में है। आज़ादी जब हुई थी तो एक समय में माना जाता था कि कांग्रेस के पाले में आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति के वोट हैं, ब्राह्मण वोट हैं, वो मुस्लिम वोट हैं, लेकिन वो यूपी में आप देखिए आज सारे छिटक चुके हैं कांग्रेस से।
और कई ऐसे राज्य हैं, आप ऊपर से नीचे तक चले यहाँ पे कांग्रेस की सरकारें कितने सालों के बनी नहीं है, तो कोई भी अपनी बपोती मान के नहीं चल सकता कि ये वोट हमारे हैं। तो बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री की आपने बात की, रघुबर दास को उन्होंने बनाया था, सही बात है, लेकिन उससे पहले बीजेपी आदिवासियों को मुख्यमंत्री बना चुकी है। बाबूलाल मरांडी जो कि जब पहला गठन हुआ था सरकार का विभाजन के बाद, तो मुख्यमंत्री बने थे। अर्जुन मुंडा वो मुख्यमंत्री रह चुके, वो दोनों आदिवासी हैं। अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि बीजेपी की जो रणनीति आखिर क्या है। जो मैंने कहा कि कोल्हान में और संथाल में, जहाँ पर बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला था पिछली बार, तो पार्टी का पूरा फोकस उसी के ऊपर है कि आदिवासी सीटों कैसे अपने पाले में लाएं। जैसा कि प्रियदर्शन जी ने भी कहा कि जो शहरी क्षेत्र हैं, ये जो गैर आदिवासी आबादी है, खासतौर से ओबीसी, उस पर तो बीजेपी की पकड़ है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में चूंकि इनका समझौता नहीं हो पाया था आजसू के साथ, तो उसका नुकसान हुआ था, क्योंकि वो बड़े कुर्मी नेता हैं, और अगर वो होता तो शायद बीजेपी की सरकार पिछली बार ही बन गई होती। ये आंकड़े बताते हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, मैंने आपको पिछली बार बताया। सीटें जोड़ के वोट जोड़ के आप कर सकते हैं कि वो आंकड़ा बनता है। तो ओबीसी है या अपर कास्ट है, उसमें तो बीजेपी की पैठ है, लेकिन आदिवासियों में बीजेपी को पैठ बढ़ानी है। तो इसके लिए क्या करना था, तो इसके लिए 2-3 चीज़ों पे काम किया। घुसपैठ का मुद्दा लाए, और इसके लिए आगे किसको किया, हेमंत बिस्व शर्मा को, जो कि असम में इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता के साथ उठा चुके हैं, तो उनको पार्टी ने आगे किया। जब मैनिफेस्टो बीजेपी ने लॉन्च किया, तो गृहमंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया, तो वहाँ पर उन्होंने समान नागरिक संहिता की बात की, यूसीसी की, और उसमें ये स्पष्ट कर दिया कि यूसीसी जब लाएंगे तो उसमें आदिवासियों को न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में हम यूसीसी से अलग रखेंगे। तो जो एक बड़ा एप्रीहेंशन था कि जो आदिवासी रीति रिवाज हैं उनके ऊपर चोट होगी यूसीसी लाने से, तो उसका भी समाधान उन्होंने करने का प्रयास किया। कहा कि उत्तराखंड में हम लेके आए हैं, वहाँ पर आदिवासियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये एक बड़ी बात हो गई। दूसरा जो ये मुद्दा आया है अवैध घुसपैठ का, ये बीजेपी वहाँ की संस्कृति से इसको जोड़ करके देख रही है। जो माटी रोटी बेटी की बात कर रहे हैं, और जो खुद पीएम मोदी ने बहुत ही आक्रामक तेवर में जाकर अपनी जनसभा में कहा है, उससे बिल्कुल साफ लगता है कि बीजेपी इसको एक इमोशनल मुद्दा बना रही है। बीजेपी ये कहती है कि वहाँ जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, वो आदिवासी लड़कियों को बहला फुसला करके उनसे शादियां करते हैं और उनकी ज़मीन पर कब्जा करते हैं। ये बीजेपी की अपनी एक प्रचार है, बीजेपी अपनी ओर से ये बात कहती है। इसको बल तब मिला जब जो हाईकोर्ट है वहाँ पर एक पिटीशन डाली गई, और उस पिटीशन के बाद हाईकोर्ट ने ये कहा सोरेन सरकार को कि वो तमाम तरह का सर्वे करे और देखे कि वाकई इसमें ज़मीन पर हकीकत क्या है क्या नहीं है। तो ये बीजेपी उसी का आधार बना रही, बोले हम तो ये नहीं कर रहे हैं, ये तो हाईकोर्ट का फैसला है। इसके बाद अब जिस तरह से बीजेपी ने घुसपैठियों को लेकर के अपनी आक्रामक, यूसीसी की मैंने बात की है और एनआरसी की बात भी वो कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा पार्टी बना रही है। अब ये देखने की बात होगी, सिक्ता भी बता रही हैं होके आई हैं कि ज़मीन पर इसका कितना असर है, क्योंकि आदिवासियों के लिए आज भी इमोशनल तौर पर तो जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से हेमंत सोरेन को भी जेल जाना पड़ा, वो एक उसके कारण बड़ी सिंपैथी मिली। और उसके चलते आप देखिए कि 5 सीटें जो थी लोकसभा की आदिवासियों के लिए आरक्षित, वो 5 सीटें बीजेपी हार गई। तो और साथ ही जो बढ़त अगर आप देखें तो वो बढ़त भी बीजेपी को उस हिसाब से लोकसभा सीटों को अगर आप विधानसभा में देखें तो नहीं मिल पाई है। तो इसलिए पार्टी को पता है कि अगर हमें सरकार बनानी तो आदिवासियों पे हमें फोकस करना ही होगा। कई मोर्चों पर बीजेपी काम कर रही है, ये तो एक इमोशनल इशू आप मान सकते हैं। इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा, उनकी जन्म जयंती को लेकर के जिस तरह प्रोग्राम बनाया है, जनजातीय गौरव दिवस, एक बार फिर से पीएम मोदी जा रहे हैं, पूरे देश भर में कार्यक्रम होंगे, आदिवासियों के लिए अलग से पैकेज, उसकी बातचीत करना। तो कई सारे मोर्चों पर बीजेपी लगातार काम कर रही है, और इसमें एक ये मुद्दा भी है जो एक बड़ा मुद्दा पार्टी को लगता है। जनसंख्यिकी बदलाव ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेकर के बीजेपी आज से नहीं, जनसंघ के ज़माने से उठाती आई है। कई राज्यों में इस मुद्दे को उठाती आई है, और अब झारखंड में भी इसी मुद्दे को उठाया जा रहा है कि डेमोग्राफी का चेंज हो रहा है। और उसके पक्ष में जो दलीलें वो दी जाती हैं कि हाईकोर्ट में जो पिटीशन दी गई थी कि 1951 में झारखंड में जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी 42% के करीब थी, जो कि अब गिर करके करीब 28% पर आ गई है, और मुसलमानों की जो आबादी थी वो बढ़ी है। तो बीजेपी इसको दलील बना करके देती है और कहती आई है। अब ये देखने की बात हुई कि ज़मीन पर इसका कितना असर होता है। सर, एक ही मजबूत जो विषय, एक कहें जो बाढ़ है, राम बाढ़ जो बीजेपी के पास, वो मुस्लिम फैक्टर है, वो उसने वहाँ पे भी फेंक दिया है। और इस तरीके से फेंका है कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजे कांग्रेस का और जेएमएम का, कि भाई मुसलमान वोट और आदिवासी वोट एक साथ हो जाए, और जो बचे कुचे ओबीसी वोट हैं अगर वो भी आ जाए तो एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री आपको होती हुई दिख जाएगी। लेकिन बीजेपी ने उसकी कार्ड ढूंढ ली। अगर एक को भी अलग कर दिया इनमें से तो जेएमएम और कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगी, और इधर बीजेपी के पास ओबीसी चेहरा है ही। तो आपको लगता है कि वो कार्ड इसलिए फेंका गया क्योंकि ये जो मुस्लिम वोट है उसको अगर आप अलग कर दो पूरी तरीके से,
तो एक तरफ से बीजेपी निकल जाएगी, जीत जाएगी चुनाव में इस बार? नहीं, ये चुनाव के समय में मुद्दा उठा है तो इसीलिए उठा है क्योंकि 23 साल हो गए राज्य बने झारखंड के। 23 साल में कम से कम 10 साल तो बीजेपी ने भी राज किया ही है, स्टार्टिंग से लेकर बाद में। और बीजेपी अगर 10 साल राज किया उसके समय में, अगर ऐसा तो है नहीं कि पिछले 5 वर्षों में ही वहाँ घुसपैठ हो गया और इस तरह से संस्कृति पर हमला हुआ और आदिवासियों के हक मारे गए, वो उसके समय में भी मारे गए होंगे। तो इसलिए ये बोलने का कम से कम नैतिक अधिकार बीजेपी को भी नहीं है, किसी को नहीं है। अगर आप घुसपैठ को नहीं रोक पाते हैं तो हर सरकार निकम्मी हो सकती है इस मामले में। तो इसीलिए बीजेपी चुनाव के समय ये जो जोश दिखा रही है, सत्ता में रहते हुए उसको यह जोश और ये आक्रामक अंदाज दिखाना चाहिए था, वो उसने नहीं दिखाया। तो इसीलिए ये एक विशुद्ध चुनावी मुद्दा है, इससे ज़्यादा ये नहीं है। वो मुद्दा गंभीर है। अगर हाई कोर्ट, अखिलेश जी ने कहा, हाई कोर्ट ने अगर कहा है कि इस पर सर्वे कराओ, तो इसका मतलब है कि उसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन वो गंभीरता अगर चुनाव के मंच से उठ करके रांची सचिवालय तक नहीं जाता है तो फिर ये मुद्दा बेमानी है। और इसलिए भी बेमानी है कि झारखंड कोई बॉर्डर स्टेट नहीं है। झारखंड चारों तरफ से इंडियन स्टेट से ही घिरा हुआ है। तो अगर उसमें वहाँ आ रहे हैं तो कैसे आ गए, वो कहाँ से आ रहे हैं? सोरेन वही पूछ रहे हैं सवाल, शिबू सोरेन वो सवाल पूछ रहे हैं। और ये सवाल फिर ये सवाल इसलिए भी लगता है जैसे बार बार दोहराया जा रहा है कि जहाँ भी चुनाव होता है ये सवाल उठता है। ये सवाल पश्चिम बंगाल में भी उठा था, ये सवाल असम में भी उठता है। तो इसलिए अगर जिस तरह से रोहिंग्या से लेकर के ये बांग्लादेशी मुसलमानों के आने की बात आती है, अगर वो आते गए हैं, और अब ये खाली नहीं कह करके काम चलेगा कि दूसरे की सरकार में हुआ, क्योंकि सबको राज करने का मौका मिल चुका है, सेंट्रल में भी मिल चुका है, स्टेट में भी मिल चुका है। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात है आदिवासियों के ये वोट का। तो बीजेपी के साथ ये बात जरूर है कि पिछली बार आजसू अगर उसके साथ होता तो चीज़ें बदलती, लेकिन ये भी सही है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि गठबंधन नहीं बनने के बाद हम आकलन लगाते हैं कि वो अगर बना होता तो बहुत काम आता। जैसे कि 2019 में फर्ज कीजिए लोकसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन नहीं हुआ होता और उस चुनाव में सपा 5 सीट की जगह 4 सीट पाई होती और बसपा 2 की जगह 3 सीट पाई होती, और उसके बाद हम लोग शायद ये आंकलन करते कि अगर वो गठबंधन हुआ होता सपा बसपा का तो वो 50 सीट जीतते। ये दूसरी बात है कि वो 15 पर सिमट गए थे। वो नाराजगी बीजेपी से ज़्यादा रघुवर दास के प्रति थी। रघुवर दास के साथ चाहे कितना भी फोर्स लगा देते, जैसे कि क्या है, एनर्जी चाहे जितनी भी हो लेकिन बल्ब भी अगर फ्यूज हो तो फिर आप उसे जला नहीं सकते। रघुवर दास की वही त्रासदी थी। नहीं तो उनका अपनी सीट पर तीसरे नंबर पर चले जाना, हारना तो एक बात है, तीसरे नंबर पर भी चले जाना, वो इस चीज़ को दिखाता था। बीजेपी जरूर बेहद आक्रामक तरीके से लड़ रही है और हरियाणा की जीत ने उसकी आक्रामकता को और आधार दे दिया है। तो इसीलिए ये एक चुनावी मुद्दा है। अब वहाँ के लोग इसको किस तरह से देखते हैं ये सबसे बेहतर तो सिकता जी बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर लोगों से बात करके आई हैं, लंबे समय रह के आई हैं। तो पुण्येंदु जी और सिकता जी आप दोनों बताइए कि हाँ, अब अभी मुस्लिम फैक्टर तो आपने सुन ही लिया, आपने बात भी की, क्योंकि एक डिसाइडिंग फैक्टर कहा जा रहा, पता नहीं इलेक्शन के बाद पता चला है डिसाइडिंग फैक्टर है भी या नहीं है। क्या आपको लगता है कि इससे सच में वहाँ पे बदलाव होने वाला है चुनाव में, खासकर अर्बन और रूरल की बात करें तो? नहीं, मैं सिकता जी की बात से सहमत हूँ कि अभी ज़मीन पर ऐसा कोई बहुत उसका असर नहीं है मुस्लिम वाले मुद्दे का, खासकर जो ये ट्राइबल बेल्ट वाली बात कर रहे हैं। एक्चुअली बीजेपी को अपने जो वोटर हैं, अपने वोटर हो, उनको कैसे मोटिवेट करें, कैसे, ताकि एक स्वाभाविक तौर पे जो झारखंड का इतिहास है, एंटी इनकम्बेंसी का इतिहास वहाँ रहता है। एक जो मौजूदा सरकार होती है उसके खिलाफ वोट डालने का इतिहास है, और इस सरकार पर भी बहुत सारे आरोप हैं। और ऐसा नहीं कि सरकार बड़ी स्मूथली चली है और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, वैसा नहीं है। वरना ऐसा होता तो लोकसभा चुनाव में उसका कुछ असर दिखता। जो कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन को सीटें आई हैं वो सिर्फ ट्राइबल रिजर्व सीटें आई हैं। तो ये चीज़ तो है कि इनकी पकड़ ट्राइबल्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके की है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखते हैं जो 28 आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें थी उसमें बीजेपी सिर्फ 2 जीत पाई, बाकी 25 सीटें जेएमएम और कांग्रेस के खाते में आई। तो बीजेपी इस बात को समझ रही है कि एक जो किला है उसको हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, अगर हमें अपनी जीत को और बड़ा करना है। तो बीजेपी ये मान के चल रही है हमें एक एज है कहीं ना कहीं,
वो लोकसभा में भी दिखा, और एक ओवरऑल जो माहौल है वो थोड़ा प्लस है बीजेपी के पक्ष में, लेकिन वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जैसा कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ कि कांग्रेस इसमें रह गई कि हम तो जीत ही रहे हैं, जब हमने लोकसभा में इनको हाफ कर दिया तो विधानसभा में साफ कर देंगे। तो हम जानते हैं बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चुनावी प्रबंधन के क्षेत्र में इस समय उसका मुकाबला इंडिया में कोई पार्टी नहीं कर सकती, दूर दूर तक नहीं कर सकती। कांग्रेस तो नहीं कर सकती, या कोई भी बड़ी कैडर से कैडर पर। अगर एक पार्टी हम देखते हैं बंगाल में, ममता दीदी की पार्टी टीएमसी है, वो जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत हो चुकी है। मैं क्षेत्रीय दल हमेशा लड़ते हैं, जहां कांग्रेस क्षेत्रीय दल बीजेपी को हमेशा टक्कर देते हैं। जहां कांग्रेस होती है, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, वो पूरी ताकत से लड़ती है। जहां कांग्रेस होती है, कांग्रेस को लड़ना नहीं आता है, कांग्रेस को सिर्फ बोलना आता है, इसलिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती है। नहीं, लेकिन प्रबंधन जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट है, एक तो देखिए बंगाल का एक इतिहास भी है कि बंगाल का जो इतिहास है, जैसे वाम मोर्चा भी वहाँ 34 साल रहा, तो बंगाल में क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है बूथ लेवल पे होता है, उनका इतिहास पुराना है। बीजेपी तो वो मॉडल अभी पिछले कुछ सालों में ज़्यादा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत या पन्ना प्रमुख, ये सब जो बातें हम सुनते हैं वो बंगाल में शुरू से चला आ रहा है कि आपको लोकल जो बूथ लेवल का इंचार्ज है उसकी बड़ी अहमियत है। और आप तो जानते ही हैं कि बंगाल का एक इतिहास जो है वो थोड़ा सा दागी इतिहास भी है कि वहाँ पे वोट रिगिंग और सबका भी मामला है, तो उसमें ये जो बूथ मैनेजमेंट की बड़ी भूमिका होती है। खैर, अभी बात हो रही झारखंड की, तो जो मोदी जी ने जो एक बात की कि रोटी बेटी और माटी की बात की, ऐसे ही लोकसभा में उन्होंने बात की थी जब राहुल गांधी ने इकोनॉमिक सेंसस की बात की थी और कहा था कि ये डिस्क्रिमिनेशन दूर होना चाहिए, हम इक्वलिटी लाएंगे, बांटेंगे जो होगा। तो मोदी जी ने उसको एक्सप्लेन इस तरह से किया था कि आपकी भैंस खुल ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस ही ले जाएंगे आपका। तो झारखंड में कुल मिला के मोदी जी ने तो थोड़ा इशारा किया है, लेकिन दूसरे जो नीचे के नेता हैं दूसरे जो निशिकांत दुबे या दूसरे नेता हैं वो तो बहुत आक्रामक लहजे में, और हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरह से असम में बोलते हैं वैसे ही वहाँ एनआरसी लाएंगे और अवैध घुसपैठियों को यहाँ से निकाल देंगे। ये बात सही है कि जब बांग्लादेश वाली जो समस्या थी और बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ, बांग्लादेश को आज़ादी मिली, मैं कहूँगा उसमें एक बड़ी भूमिका रही है हमारी भी। तो उस समय बहुत सारे जो शरणार्थी के तौर पर तमाम लोग आए और वो फिर कभी वापस बांग्लादेश नहीं गए। एक बड़ा हिस्सा उसमें असम में गया, बंगाल में गया, और ये बात सही है कुछ लोग असम में भी आए। लेकिन ये बात 1971 की है, ताज़ा हाल फिलहाल मामलों में इतना कोई बड़ा घटनाक्रम देखने को नहीं आ रहा है। अब बात आती है यहीं कि आप किला आप ढा नहीं पा रहे हो, तो आप कैसे टारगेट करोगे? आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आदिवासियों की ज़मीनों पर मुस्लिम्स कब्जा कर रहे हैं, या जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो रही हैं, अगर आपने किसी ट्राइबल लड़की से शादी कर लिया या उसकी दहेज में उसकी ज़मीन या कुछ भी इन केस आपको मिल गया, तो उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है। उससे दो फायदे आपको होते हैं। एक तो आपका वोटर जो आपकी इस आइडियोलॉजी को मानता है वो और मोटिवेट होता है, वो और एग्रेसिव तरीके से वोट करता है, और उसके लिए एक बड़ा मुद्दा है। वो ऐसे मुद्दों से वो चार्ज अप होता है, और भी लोगों का, आपके कार्यकर्ता भी चार्ज अप होंगे और वो 4 वोटर और निकाल के लाएंगे। दूसरा, अगर एक आदिवासी ट्राइबल वोटर है जो 50-50 टाइप का है, या फ्लोटिंग वोटर हम जिसको कहें, उसको भी कहीं ना कहीं अगर उसके दिमाग में एक बीज डालने का काम आप करते हो कि हो रहा, अगर उसके आसपास 1-2 ऐसे मुद्दे हुए हैं तो हो सकता है वो चीज़ उसको ये काम करे। और जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा प्लस में हैं, तो ये मुद्दे आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। लेकिन आप राजनीति में देखें तो क्या ऐसा नहीं कि झारखंड में कोई मुस्लिम विधायक बहुत ज़्यादा चुन के आते हैं। मेरे विचार से 2-5 विधायक वहाँ चुने जाते हैं मुसलमान, जबकि आबादी में उनका हिस्सा 15% है। अगर 81 विधानसभा है और 15% के हिसाब से तो कम से कम 12 विधायक होने चाहिए, तो वैसा रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। और एक बात जो बार बार संथाल परगना की हो रही है, क्योंकि संथाल परगना में कई ज़िले हैं जहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी है, तो जैसे निशिकांत दुबे उसको कह रहे, क्योंकि संथाल परगना में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है कि बार बार इस मुद्दे को उठाने की ये कोशिश हो रही है। लेकिन ज़मीन पे कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए फ़ायदे का मुद्दा है और उनको कहीं ना कहीं ये फ़ायदा देने वाला है। इसमें एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ क्या है। ये सच है कि आदिवासियों के लिए बाहरी का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा रहा है। डोमिसाइल के सवाल पे वहाँ भयानक हिंसा हो चुकी है, लेकिन आदिवासी के लिए बाहरी की परिभाषा बांग्लादेश से मुसलमान नहीं है, बीजेपी वाले भी हैं। वो तमाम लोग जो उत्तर बिहार से आए, जब झारखंड बन रहा था तो शुरू में 18 ज़िलों का जो झारखंड बना था वो उनकी डिमांड 26 ज़िलों की थी, जिसमें उड़ीसा के 2 ज़िले,
मध्य प्रदेश के 4 जिले, जिनसे बाद में छत्तीसगढ़ में जो चले गए वो सब जिले थे। तो क्योंकि वो देखते थे कि जहाँ ये छोटा कटा छटा झारखंड बनेगा वो माइनॉरिटी में चले आएंगे, आदिवासी वोट कम हो जाएंगे। अगर पूरा झारखंड होता तो 50% पार होते। तो उनकी एक समस्या ये है। लेकिन उनकी जो दूसरी समस्या है, जेएमएम को जो संताल परगना का इलाका है मूलतः ग्रामीण इलाका है। जो इधर के इलाके हैं जो बड़े शहर वाले, जिसमें रांची है, धनबाद है, जमशेदपुर है, इधर कांग्रेस बीजेपी की पकड़ रही। और झारखंड में जिन दिक्कुओं को बाहर भगाने की बात जेएमएम करता रहा, जो रांची से पहला उम्मीदवार था जेएमएम का वो धर्मेंद्र बजाज थे, जो मारवाड़ी थे, जिनको सबसे बड़े दिक्कू की तरह चिन्हित किया जा रहा था। आज भी वहाँ जो झारखंड के उम्मीदवार हैं जेएमएम की, महुआ माझी, वो बंगाली हैं, वो आदिवासी नहीं हैं। तो ये जो बाहरी और भीतरी का मुद्दा, वो घेरा भी बीजेपी ने जब हमारे शो में हुआ है कि आप तो बंगाली, आप क्या कह रही हैं। हाँ, तो बाहरी और भीतरी का मुद्दा झारखंड के लिए बड़ा अलग है और बड़ी तेजी से बदलता रहा है। अच्छा, वहाँ 3 तरह की आबादी रही है। एक आदिवासी, एक सदान भी रहे हैं। सदान वो लोग हैं जिसमें मतलब ओबीसी की जातियां आ जाती हैं, जो कई 100 साल से वहाँ हैं, जो लगभग आदिवासी जैसे हो गए हैं, लेकिन आदिवासी मूल के नहीं हैं। तो वहाँ की आबादी का, वहाँ की डेमोग्राफी का अपना एक अलग हिसाब है। उसमें अभी तक बीजेपी का ये एम फैक्टर मिसफिट है। कल को क्या हो पता नहीं। जितना वो आता है हिंदू वोटों के नाते आता ही है। पर जमीन पर अब प्रियदर्शन जी, अगर आप देखें, अब हेमंत सोरेन को अब सुने, अब जब वो बाहर हैं तो अब चुनावी भाषणों में, अब वो लोकसभा चुनावों के दौरान तो थे नहीं वो बाहर, अब जब वो बाहर आए हैं तो आदिवासियों को बीजेपी के इस रणनीति की काट को निकालने के लिए सरना कोड का जिक्र बार बार वो करते हैं। अगर बीजेपी इतनी चिंतित है कि वो आदिवासी संस्कृति को, आदिवासी डेमोग्राफी को बचाना चाहती है, तब ये मुद्दा उठा रही है, तो सरना कोड भी उस लिहाज से अहम है। वो एक आदिवासी रिलीजन है, हो संथाल हो, मुंडा हो, उरांव हो, चाहे वो उड़ीसा के हों, झारखंड के हों, असम के हों, सब मानते हैं। साल 2020 में झारखंड असेंबली ने इसे पास भी किया कि सरना कोड लागू किया जाए, एक अलग रिलीजन, धर्म माना जाए देश में और इसको शामिल किया जाए। लेकिन बीजेपी की इसकी चुप्पी है इन चुनावों में, और बीजेपी इस पर खुलकर नहीं कहती। तो जब इनको घेरा जाता है कि आप चुप हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं कि ये मुसलमान आए आपके आदिवासियों के गांव में बस जाएं, तो जब हम कह रहे हैं कि आप सरना कोड लागू करिए, हमारी असेंबली तो तैयार है, आप क्यों सेंटर में चुप हैं, तो इसका जवाब उधर से नहीं मिल रहा है। तो बड़ी अच्छी काट भी निकाली है कि संस्कृति के बारे में, आदिवासियों के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो इसका क्या। तो ये बहुत, और जैसा कि बार बार आप भी कह रहे हैं कि बीएसएफ तो आपके हाथ में, होम मिनिस्ट्री तो आपके बात में, तो आप कह क्या रहे हैं, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। तो वो उन्हीं की भाषा में अपने चुनावी भाषणों में बहुत, चाहे वो कल्पना सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, बड़ा अच्छे से समझाते हैं अपने वोटर्स को। नहीं, ये सरना कोड एक ऐसा मुद्दा ज़रूर रह सकता है, बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि जेएमएम इसकी काट उठाती है। वो कहती है कि सरना कोड को लागू किया जाए, लेकिन बीजेपी खुलकर कभी इसका समर्थन नहीं करेगी। उसके पीछे कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि जो आदिवासी समाज है ये उसको अलग करने की एक तरह से कोशिश है, हिंदू समाज से अलग आइडेंटिटी उनको देने का प्रयास है, और ये इसके लिए बीजेपी कभी तैयार नहीं होगी। क्योंकि बीजेपी, आरएसएस, जो मैंने कहा है, विश्व हिंदू परिषद, ये सब शुरू से इस बात को मानते आए हैं कि आदिवासी और अनुसूचित जाति ये सब हिंदू धर्म का एक एसेंशियल पार्ट है, एकीकृत हिस्सा है, तो उसको अलग आप नहीं कर सकते। तो सरना कोड को लेकर के हमेशा बीजेपी खुल के कभी बात नहीं करेगी। लेकिन इसी से जुड़ा मुद्दा दूसरा है जो हिंदुत्व को लेकर के, जो अविभाजित बिहार भी था, वहाँ पर भी प्रदर्शन भी बता सकते हैं इस बात को कि हिंदुत्व का मुद्दा उस तरह से नहीं कैची होता है, प्रभावी नहीं होता, जिस तरह से कि आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं या मध्य प्रदेश, राजस्थान में चले जाएं या गुजरात में चले जाएं। 2015 का विधानसभा चुनाव भी जब बीजेपी बहुत ताकत के साथ लड़ी थी और माना जा रहा था कि बीजेपी जीत भी सकती है, वहाँ पर भी बीजेपी ने आखिरी मौके पर हिंदुत्व का कार्ड चला था। आपको याद होगा ये बयान आए थे शीर्ष नेताओं की ओर से कि अगर बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे चलाए जाएंगे, ये सारे बयान भी आए थे, लेकिन ज़मीन पर वो काम नहीं किया। तो वो बिहार हो चाहे झारखंड हो, वहाँ पर ज़मीन पर उस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चलता है। तो यही बीजेपी को एक लगता भी कि ये एक ऐसा मुद्दा, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और यही कारण है कि ये घुसपैठ का मुद्दा इसको प्रमुखता से उठाया जा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दर्शकों को, अपने परिवारजनों को बताएं कि इलेक्शन कैफ़े एक शो है एनडीटीवी का, उस पर जाके ज़रूर देखिए, उसको फॉलो करें और सबको शेयर करें। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।